हमने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस पहले चाइना में कैसे इवॉल्व हुआ, उसके बाद यूरोप में कैसे इवॉल्व हुआ। तो नेक्स्ट जो आपको हम पढ़ेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस का इम्पैक्ट क्या हुआ। प्रिंटिंग एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ कैसे क्रिएट हो गया प्रिंटिंग प्रेस में। पहले ही जाना, जो प्रिंटिंग प्रेस आपके डेवलप होती है, एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग क्रिएट होती है, लोगों की विचारधारा उससे चेंज होती है। क्योंकि लोग जब प्रिंट की नए बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि पहले जो उनकी विचारधारा थी वो उनके सोसाइटी में, उनकी जो समाज थी, उनका जो कल्चर था, उस पे बेसिस थी, वो वहीं पे सीमित रहती थी। लेकिन जब प्रिंटिंग कल्चर स्टार्ट हुआ, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे लोग बाहर की दुनिया के बारे में भी जानने लगे। तो एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ क्रिएट हो गया, क्योंकि इसने पूरा वो जो लोगों की जो विचारधारा है उसको चेंज कर दिया। एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हो गया, लोग नई नॉलेज गेन करने लगे। तो जो उनका रिलेशनशिप था नॉलेज के साथ, क्या कोई और टीचर्स के साथ या कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो धीरे धीरे बदलने लगा। तो उनकी बुक्स से वो नए नए जब बुक्स आने लगे प्रिंटिंग प्रेस के कारण, और जो बुक्स स्प्रेड होने लगे, मतलब यदि फ्रांस में बुक लिखा गया है तो हम उसे जाके इंग्लैंड में भी पढ़ सकते हैं, यदि इंडिया में बुक लिखा गया है तो हम उसे जाके फ्रांस में भी पढ़ सकते हैं। तो ये प्रिंटिंग प्रेस के कारण नहीं होता है। तो एक काइंड ऑफ रिवोल्यूशन क्रिएट हो गया, एक नया कल्चर क्रिएट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये न्यू कल्चर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आता है आपके प्रिंटिंग प्रेस के कारण। तो इसे हम यूजुअली प्रिंट रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि जो थिंकिंग होती है लोगों की वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है। तो बेसिकली अर्लियर रीडिंग्स जो आपके लोगों के होते थे, वो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता था कि एक बार प्रिंटिंग प्रेस आए, हैंड रिटन होती थी तो वो लिमिटेड होती थी स्कोप। एक बार प्रिंटिंग प्रेस आने लगी तो ज़्यादा लोग पढ़ने लगे एक बुक्स को। तो पहले क्या होता था, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा लोगों पे। तो अर्लियर रीडिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड टू एलीट्स, क्योंकि एलीट्स के पास ही पैसे होते थे। तो और एलीट्स ही होते थे जो जो लिटरेट होते थे, बेसिकली उनके पास पैसे होते थे पढ़ने के लिए। जो कॉमन पीपल था वो उनके पास एक ओरल कल्चर होता था, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे पढ़ने के लिए। तो जो पहला जो कल्चर क्रिएट होता है, पहले जो आपका बेसिस क्रिएट होता है वो इसी बेसिस पे क्रिएट होता है। तो जो पहला आपका रीडिंग कल्चर क्रिएट होता है धीरे धीरे, क्योंकि पहले एक ओरल कल्चर हुआ करता था। जो कॉमन लोग होते थे वो मतलब सुनते थे, वो लिटरेट नहीं होते थे, तो वो सुनते थे लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो एक रीडिंग कल्चर डेवलप होता है धीरे धीरे से। सो हम देखते हैं तो जो हियरिंग पब्लिक होती है, पहले जो पब्लिक सुन रही होती है, उससे एक हमें रीडिंग पब्लिक वहाँ से निकलती है धीरे धीरे। उसके बाद लिटरेसी रेट जो होती है इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ तभी बहुत कम होती है। तो पब्लिशर्स क्या करें, लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं है, बट वो अपनी बुक्स बेचना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं धीरे धीरे, जो फोक टेल्स होते हैं, जो बैलेट्स होते हैं, जो लोग सदियों से कोई गांव में लोग सुनने आते होते हैं, उससे प्रिंट करते हैं और उसे पिक्चर इलस्ट्रेशन देते हैं। यदि हम लिटरेट नहीं हैं, हम समझ नहीं पाते क्या लिखा गया है, लेकिन एक पिक्चर डेमोन्स्ट्रेशन से, एक यदि कोई चित्र काट दिया गया है उसी चीज सिचुएशन का, तो हम उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं आती, बट हम देख के तो जान पाएंगे कि उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या चेंजेस मतलब हो सकते हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं उसमें। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका जो लिटरली मतलब लिटरेसी रेट आपका कम होने का भी एक ये न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग होती है, न्यू वेज ऑफ सेलिंग बुक्स होती है, तो वो भी डेवलप करता है। तो आपका न्यू वेज ऑफ आप किस वे में आप सेल कर रहे हो अपने बुक, मतलब पिक्चर इलस्ट्रेशन करके आप निकाल रहे हो, तो कैसे नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये एक प्रिंट कल्चर का बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है। थर्ड जो इम्पैक्ट होता है वो है सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़, डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ होती है, आपकी जो आइडियाज़ होती हैं कि आइडियोलॉजी होती है जो पहले आप में सीमित होती है, वो आप लिख के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो, बोल सकते हो कि ये आइडिया आना चाहिए, ये चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी में। तो एक डिबेट और डिस्कशन का
सिचुएशन क्रिएट होता है। लोग मतलब एक बुक पढ़ते हैं तो उसके बारे में जाके बातें करते हैं, हाँ इस बुक में ये लिखा गया था, हम ये कर सकते हैं सोसाइटी में, मे बी ये चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी में, ये बहुत अच्छी हैं, ये बुरी चीज़ें हैं सोसाइटी की, ये हमें नहीं करनी चाहिए। तो एक आइडियाज़ भी क्रिएट होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो रेवोल्यूशन की तरफ हमें ले जाती है। तो एक प्रिंट रेवोल्यूशन जो हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली इसी चीज़ों के लिए, इसी इम्पैक्ट के लिए हम इसे प्रिंट रेवोल्यूशन कह रहे हैं। तो हमें ये जान के हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रिंट कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों के लाइफ में, क्योंकि एक नई वे ऑफ थिंकिंग वो देख रहे हैं। यदि आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे हैं, पहले एक आइडियाज़ के बारे में यदि कहीं पे किसी ने कुछ सोचा है, वो किसी को बताएगा कैसे? जितना उसके सीमित ऑडियंस है, जितने उसके सीमित दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उतने तक सीमित रख पाता था, क्योंकि उससे ज़्यादा वो लोगों को कैसे बताएगा। लेकिन प्रिंट कल्चर आने के बाद यदि एक आइडिया, एक विचारधारा आई है, उसको आप प्रिंट करते हुए यही कहीं आर्टिकल लिखते हो या न्यूज़पेपर में लिखते हो, मैगज़ीन में लिखते हो, तो वो स्प्रेड होती है, लोग उसके बारे में पढ़ते हैं और वो आइडियाज़ जानते हैं कि आपने क्या लिखा है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, हम में भी वो चेंजेस अपनी सोसाइटी में कर भी सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होती है, आपकी जो आइडियाज़ होती है, आपकी जो बेसिक थॉट होती है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है और सोसाइटी में आने लगती है। थर्ड जो है, नॉट एवरी वन वेलकम प्रिंटेड बुक्स। बहुत लोग क्रिटिकल भी थे कि क्या प्रिंटेड बुक्स में, मतलब क्योंकि वो स्पेस देता था, वो आपको फ्रीडम देता था कि आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपके माइंड में है उसके बारे में लिख सकते हो। तो बहुत लोग डरते थे कि इसे हम यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग तो कुछ भी लिखते जाएंगे, किसी के बारे में भी मतलब कुछ ख़राब लिख सकते हैं, कुछ बकवास लिख सकते हैं। तो हमें वैसे एक वो सोचते थे कि एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि क्या नहीं लिखना चाहिए, उसका एक मतलब लॉ होना चाहिए कुछ की, क्योंकि वो डरते थे कि क्योंकि ये आपके विचारधारा इन्फ्लुएंस करिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं ये। तो लोग डरते थे कि ऐसा कुछ लिखा ना जाए जिससे सोचो कोई प्रोटेस्ट हो जाए, कोई कहीं मारा पीटी हो जाए। तो लोग नहीं चाहते थे कि बिकॉज ऑफ दैट कोई हो। तो बहुत लोग क्रिटिकल थे, बहुत लोग नहीं सोचते थे कि, बहुत लोग सोचते थे कि प्रिंटेड बुक्स में भी प्रिंटेड बुक्स अच्छा नहीं है इन पर से, इन लार्जर सेंस में भी प्रिंटेड बुक्स इतना अच्छा नहीं है जितना हम सोचते हैं। मे बी ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस दे रहा है ऐसे लोगों को जो गलत चीज़ें फैलाना चाहते हैं, जो इधर उधर की बातें करना चाहते हैं। तो मे बी ये उनके लिए ज़्यादा स्पेस दे रहा है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है। सो मैनोक्यो एक मिलर होता है, इटली का एक मिलर है, जो ही स्टार्टेड, जब उसके पास बाइबल की बुक आई तो ही स्टार्टेड री इंटरप्रेटिंग जो आपका रोमन कैथलिक चर्च है, जहाँ पे आपकी बाइबल के मोस्ट इंटरप्रिटेशंस किए गए हैं कि बाइबल में ऐसा कहा गया है, वो क्या करता है, वो री इंटरप्रेट करता है अपनी तरीके से कि मे बी ऐसा कहा गया होगा गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, उनके क्रिएशन के बारे में। तो एक वो अपनी नई सोच लेके आता है कि मे बी ये होगा, जिससे रोमन कैथलिक चर्च जो होते हैं वो खुश नहीं होते हैं। तो इवन दिस बिकम वन ऑफ द रीज़न कि इसको परसिक्यूट भी कर दिया जाता है, क्योंकि रोमन कैथलिक चर्च जो होती है वो उसके आइडियाज़ से खुश नहीं होती मैनोक्यो के। तो देख रहे हैं कि एक इम्पैक्ट जो है वो हर इम्पैक्ट पॉजिटिव भी नहीं है, इसके मतलब हर प्रोज नहीं है, इसके कॉन्स भी हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत पड़ रहा है, लोगों को परसिक्यूट कर दिया जा रहा है बिकॉज उनकी वो री इंटरप्रेट करना चाहते हैं, वो कुछ अलग बोलना चाहते हैं, कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बस हम देख सकते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है। तो इसके बाद क्या किया जाता है, राइटर्स और पब्लिशर को एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स 1558 से लागू करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस हैपन, जो चीज़ें हुई हैं, तो प्रोहिबिट, कौन सी बुक्स प्रोहिबिट कर देना, कौन सी बुक्स लोगों को पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करनी चाहिए, लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसी बुक्स गलत बातें फैलाती हैं। तो वो भी पब्लिशर पब्लिश करना स्टार्ट करते हैं ताकि लोग जाने कि कैसी बुक। तो एक रेस्ट्रिक्शन एक क्रिएट हो जाता है वहाँ पे कि लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और लोगों को क्या चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट जो बोला जाता है ऑफ आपका प्रिंट रेवोल्यूशन वाज प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर जो हमारे मेन प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के मेन लीडर थे, उन्होंने 95 थीसिस लिखा था, जिसमें वो अटैक किए थे बेसिकली रोमन कैथलिक चर्च के आइडियाज़ को।
कैथोलिसिज्म जो था वो बेसिक उस आइडिया को अटैक किए थे उनके 95 थेसिस में। और 95 थेसिस का एक जो प्रिंटेड वो था वो रोमन कैथोलिक चर्च के डोर में चिपकाया गया था। तो हम देख सकते हैं कि प्रिंट का कैसे, इसके बाद क्या करते हैं कि वो चीज़ और ज़्यादा भी मतलब ग्रेट अमाउंट में प्रिंट किया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो लोग उसके बारे में पढ़ते हैं और यहीं से शुरू होता है, इस लूथर की इस राइटिंग से शुरू होता है आपका प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो हम देखते हैं कि लूथर की एक आइडिया ने वो अपने खुद के आइडियाज़ कैसे प्रिंट के कारण वो स्प्रेड हो गया लोगों को, लोग दूर दूर तक उसके बारे में पढ़ने लगे, उसके बारे में जानने लगे। तो स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज़ हम देख रहे हैं कि आइडिया जो है वो अपने में सीमित नहीं है, वो दूसरे लोगों को भी बोल रहा है, तो स्प्रेड कर रहा है कैसे उनके आइडियाज़, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाने के लिए, क्योंकि लोग उनके आइडिया को सुनते हैं और सोचते हैं कि मे भी ये सही भी है। तो एक नया मतलब कैसे इम्पैक्ट कर रहा है प्रिंट कल्चर हमारी सोसाइटी को, कैसे समाज को तभी कैसे इफ़ेक्ट कर रहा था, कैसे लोग एक राइटर की एक राइटिंग से कहते हैं इन्फ्लुएंस होकर एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जैसे बड़ा रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग क्रिएट हो जाता है, एक रिफॉर्मेशन काइंड ऑफ थिंग क्रिएट होता है। मार्टिन लूथर का ये कहना था कि प्रिंटिंग इज़ अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, क्योंकि ये प्रिंट था जो बहुत हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स बोलते हैं कि दिस वाज प्रिंट, ये प्रिंट कल्चर ही था जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाने के लिए सक्सेसफुल किया। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यदि लोग पहले लूथर के आइडिया के बारे में नहीं जानते तो रिफॉर्मेशन आता कैसे, तो प्रिंट हेल्प इन दैट आइडिया। तो इसका कितना मेजर इम्पैक्ट, मतलब एक रिफॉर्मेशन लाने प्रिंट कितना मेजर रोल प्ले किया एक होल रिफॉर्मेशन लाने के लिए, एक टोटल रिफॉर्मेशन लाने के लिए। तो इसके हम देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, बट हम देखते हैं कि इसके ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रही है पूरी सोसाइटी की माइंडसेट कैसे चेंज करने में, पूरा वो प्रोटेस्टेंट आइडिया डेवलप करने में कैसे प्रिंट हेल्प करती है उन्हें।